जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हमने कुछ बेसिक्स कवर किए हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के। दूसरा 3 क्वेश्चंस ऑफ मोशन की हैं, जो कि 1D में हमने स्टडी किया है। ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एज वेल एज यूनिट एंड डायमेंशंस का थोड़े और टॉपिक कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जब हमने यूनिट एंड डायमेंशन कल शुरू किया था, उसके बेसिक्स कवर किए थे, तो हमने वहां पे चेक किया था कि लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर कर रहे हैं, टाइम को हम लोग सेकंड्स में कर रहे हैं, मास को हम लोग किलोग्राम्स में कर रहे हैं। तो उस सब के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, डिफरेंट टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट है। जो सीजीएस सिस्टम है, इसके अंदर लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है और मास को ग्राम्स में। हमने वहां पे पढ़ा था कि हम लोग किलोग्राम्स में और लेंथ को मीटर्स में कवर कर रहे थे, और टाइम यहाँ पे भी सेम है, दैट इज सेकेंड्स। टाइम यहाँ पे भी सेम है, दैट इज सेकेंड्स। और जी का मतलब है ग्राम एंड सेंटीमीटर, सीएम का मतलब है सेंटीमीटर। ठीक है, एफपीएस सिस्टम के अंदर लेंथ को हम लोग फुट के अंदर मेजर करते हैं, मास को पाउंड्स में, और टाइम यहाँ पे भी सेकंड्स ही है। एमके सिस्टम इज समथिंग विच इज सिमिलर टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, दैट इज एसआई सिस्टम। जस्ट एसआई सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एसआई सिस्टम में हम लोग लेंथ को मीटर्स में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम्स में, और टाइम को हम लोग सेकंड्स में मेजर करते हैं, है ना। तो ये जो एमके सिस्टम है, ठीक वैसे ही है। यहाँ पे लेंथ को मीटर में मेजर किया है, मास को केजीज में, और टाइम को सेकंड्स में। तो इट इज समवट सिमिलर टू दी एसआई सिस्टम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो क्या बोलता है, कुछ टर्म्स हैं जिसपे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला आता है लीस्ट काउंट। हमारे पास ना लेंथ मेजर करने के लिए बहुत सारी और यूनिट्स को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको आ जाए, फॉर एग्जाम्पल जो फिजिक्स से जिन्होंने पढ़ा है पहले +1 +2 में, वो जानते होंगे कि वर्नियर कैलिपर हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फिजिक्स की लैब के अंदर। तो उसमें क्या होता है, वर्नियर कैलिपर में जब हम उससे मेजरमेंट करते हैं, डायमीटर चेक करेंगे, रेडियस चेक करेंगे, जब हम वो सब कुछ चेक करते हैं, तो उसमें लीस्ट काउंट एक का टर्म होती है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट वो स्मॉल यूनिट है जो एक इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। मतलब कम से कम वो कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है, उसका कितना अच्छा मेजरिंग पावर है, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। गॉट इट। और एक्यूरेसी क्या होता है, मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। अगर कोई चीज एक्चुअल में कोई लेंथ जो है हमने वो मेजर करी 10 मीटर्स, ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट मेजर करके 9.9 मीटर्स आ रही है, तो मतलब वो कितना एक्यूरेटली उस वैल्यू के पास पहुंचा है, यानी कि 10 मीटर्स के कितना नजदीक है वो वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर की है। अगर वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से भी 10 ही मीटर्स आ रहा है और एक्चुअल में भी 10 मीटर्स है उसकी लेंथ, तो फिर मतलब वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर उसमें 9.999 कुछ ऐसे वैल्यूज आ रही हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर कमी है। मतलब कितना एक्यूरेट वो मेजर कर सकता है, कितना क्लोज वो एक्चुअल वैल्यू के मेजर कर सकता है। ठीक है, प्रिसीजन क्या होता है, लिमिट टू विच एन क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, लिमिट टू विच अ क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। प्रिसीजन होता है कितनी लिमिट है उसकी, लास्ट ऐसी क्या कैपेबिलिटी है कि उस लास्ट पॉइंट तक वो मेजर कर सकता है, वो लास्ट लिमिट तक मेजर कर सकता है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, यहाँ पे इन्होंने एक लाइन भी लिखी है, स्मॉलर द लीस्ट काउंट मोर प्रिसाइज द मेजरमेंट इज। मतलब क्या है इस बात का, जितना लीस्ट काउंट कम होगा, मतलब वो जितनी छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर पाएगा इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज है, उतना ही ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो हम इसको एक तरीके से ऐसे भी लिखते हैं, प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। प्रिसीजन उतना ज्यादा अच्छा होगा जितना लीस्ट काउंट कम होगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको और अच्छे से लिख दूं थोड़ा सा मैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। Precision is inversely proportional to the least count.
लीस्ट काउंट जितना कम उतना ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी कि उतनी ज्यादा अच्छी और सही तरीके से वो वैल्यू मेजर कर पाएगा। लीस्ट काउंट कम होने का मतलब ये है कितनी छोटी से छोटी वैल्यू वो मेजर कर सकता है, ठीक है। तो जितना लीस्ट काउंट कम उतनी ज्यादा प्रिसीजन उस इंस्ट्रूमेंट की, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं कुछ स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। अभी तो आप लोग मीटर्स में मेजर कर रहे हैं, मीटर से ज्यादा लेंथ को हम किस में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर्स में कर सकते हैं, ठीक है। उससे छोटा, मीटर से भी छोटा, सेंटीमीटर से भी छोटा हो तो उसके लिए क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर्स। गॉट इट। इसको ऐसे भी तो लिखते हैं हम लोग, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ऐसे लिखते हैं ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर्स। ये सारी छोटी वैल्यूज का कन्वर्जन हमने मीटर्स के अकॉर्डिंग दिखाया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर्स होते हैं, 1 mm में 10⁻³ मीटर्स होते हैं, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁴ सेंटीमीटर और 10⁻�6 मीटर्स होते हैं। ये आपको लर्न कर लेना है। अगर कहीं भी आ जाए कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर्स हैं तो आप 10⁻�6 मीटर्स बताएंगे, ठीक है। माइक्रो आ गया तो 10⁻�6 मीटर्स। उसके बाद 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर्स होते हैं। नैनो, एन से 9, एन से नैनो, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर्स। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत बार आ सकता है ये, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगा कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर्स हैं, 10⁻10 मीटर्स, ठीक है। 1 फर्मी में 10⁻15 मीटर्स। ऐसे ही और भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बट ये वो वैल्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन आसानी से बनता है, ठीक है। याद रखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक्स में। नेक्स्ट, यूनिट्स मेजर्ड फॉर द मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। अभी आप लोग जर्नी जो अपनी है, कुछ ट्रेवलिंग डिस्टेंसेस होते हैं, किलोमीटर्स में मेजर करते हो, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, है ना। बहुत जो लंबे लंबे डिस्टेंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए हमने कुछ और मेजरिंग यूनिट्स बनाई है, कुछ लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। और वो लार्ज डिस्टेंस कैसे कैसे हैं, जैसे कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में, गैलेक्सीज के अंदर, दो स्टार्स के बीच में, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस, और एक लाइट कितने टाइम में ट्रेवल कर सकती है, वो सब डिस्टेंस, जो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस हैं, उन सबको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ लार्ज यूनिट्स हैं। पहला, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। और ये लाइट ईयर की वैल्यू क्या है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। क्या वैल्यू है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। मीटर्स के अंदर जब हम लोग बताएंगे कि लाइट ईयर की वैल्यू क्या है तो वो ये है, समझ पा रहे हैं आप लोग, 10⁻15 कितनी बड़ी वैल्यू है ये। 1 पार्सेक is a unit of measurement for distances between stars and galaxies. स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर्स में हम लोग मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग यूनिट बनाई है, दैट इज 1 पार्सेक which is equal to 3.08 into 10⁻16 मीटर्स। और जब इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 3.26 लाइट ईयर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको मेजर करने के लिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ये एज फैक्ट है, ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, बस यही पूछ लेगा आपको 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या है या फिर 1 लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है। लाइट का डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है लाइट ने एक साल के अंदर। 1 पार्सेक क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है, ये एज सच ही क्वेश्चन आ जाता है। प्रीवियस अगर आप चेक करेंगे तो क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही है, वैल्यू पूछिए डायरेक्ट। नेक्स्ट, एक कन्वर्जन फैक्टर और पढ़ते हैं। टेम्परेचर जो है वो हम लोग डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में मेजर करते हैं। ये तीनों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स हैं, ठीक है। सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। इसका एक कन्वर्जन फैक्टर है, ये आपको यहाँ पे एक कन्वर्जन करने के लिए बताया कि अगर डिग्री सेल्सियस में आ जाए तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे लेके जाना है। इसको एक और तरीके से याद भी कर सकते हैं कुछ बच्चों ने जिन्होंने किया होगा, जैसे मैंने याद किया था, मैं वो बता देती हूँ। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। दिस इज सेम एज दिस, ठीक है। इसको थोड़ा यहां लिख देते हैं साइड में, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5
इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। दिस इज सेम एज दिस, बस 5 को मैं यहाँ ऊपर था, मैं इसको यहाँ पे नीचे ले आई। ठीक है, गॉट इट, समझ आ गया सबको। अब ये तो हो गया डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का चेंज, इन दोनों को आपस में कन्वर्जन करना हो। कोई फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया आपको, सेल्सियस में लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे, सेल्सियस में दिया है फ़ारेनहाइट में लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे। अगर टेम्परेचर केल्विन और सेल्सियस के बीच में कन्वर्ट करना है तो आप लोग ये यूज करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। अच्छा, मोस्ट ऑफ द कॉमन मतलब हम लोग जब जर्नल टर्म्स में यूज करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम लोग 0.5 छोड़ देते हैं, सीधा ऐसे लिखते हैं केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, क्योंकि जो ऑप्शंस में आंसर होगा वो 0.5 तो आपको वैसे ही दिख जाएगा ना, उसके क्लोज ही होगा, 273 के क्लोज मिल जाएगा आपको, तो आप उसको ऐड कर देंगे, उसको चेक कर देंगे। ठीक है, तो केल्विन की अगर कन्वर्जन करनी हो, अगर आपको सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर दिया है और उसको केल्विन में बोलता है वो निकालने को, तो आप उसमें बस 273 ऐड करेंगे, आपका टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, यहाँ से अगर डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पता लग जाता है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप ये लगाएंगे। आगे चले, इसको नोट करना है सबने। ठीक है, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज, उसने यहां पे आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया, ये डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.8 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस। वो बोलता है कि इस एक्स को निकालो, वो बोल रहा है ये एक्स क्या है, ये पता करना है हमने। कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला तो याद हो गया अब आपको, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। अब इस फॉर्मूला को कुछ ऐसे लेके आना है कि हमें ये ऐसे दिखने लग जाए ताकि हम लोग x की वैल्यू निकाल सकें। कैसे, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, अभी क्या बनेगा, 9/5 क्या बनता है, 1.8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। 32 यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा, 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या ये ऊपर वाले जैसा बन गया, बस इसको ऐसे करके लिख लो, ये लो, सेम है ऊपर वाले जैसा। x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, 32, क्या वैल्यू आ गई, 32। बस वो फॉर्मूला उसने वहां पे ये 9/5 को 1.8 करके लिख दिया, और यहाँ पे ये प्लस इसके साथ प्लस में है 32, और हमारे पास यहाँ पे इस तरफ था तो हमने उसको ऐसे एडजस्ट किया, ये सेम वैसी इक्वेशन बन जाए जैसी उसने क्वेश्चन में पूछी है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 32। ठीक है, नेक्स्ट, वन डाइन अ यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज इक्वल टू। अब ध्यान देंगे, जो हमारा एसआई सिस्टम होता है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट का सिस्टम जो होता है, उसमें जो फोर्स होती है हम उसको किस में मेजर करते हैं, न्यूटन्स में। क्या यूनिट होती है, न्यूटन। और जो ये न्यूटन होता है ना, 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू। फोर्स जो होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, तब भी आपको बताऊंगी मैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को मेजर करने के लिए क्या यूज कर रहे थे, केजी, और एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी के लिए क्या था, मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी के लिए क्या था, मीटर्स पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक और सेकेंड आ गया नीचे, क्या बना ये, किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट्स होगी, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, किलोग्राम से आता है m, मीटर से आएगा l, और सेकेंड स्क्वायर नीचे है तो t रेज़ टू पावर -2।
समझ आया? टाइम जो है वो नीचे डिवाइड होके आ रहा है, नीचे 2 सेकेंड, सेकेंड 2 बार हो गया, तो टी भी 2 टाइम्स हो गया, ऊपर आए तो t-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब वो बोलता है कि वन डाइन जो है वो सीजे सिस्टम में है। सीजे सिस्टम में क्या था, अभी मैंने आपको जब यहाँ पे बोला 1 न्यूटन जो है वो ऐसे सिस्टम में है और उसका है इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीजे सिस्टम में क्या होता है, वन डाइन इज इक्वल टू, सीजेस में सेंटीमीटर्स, ग्राम्स एंड सेकेंड, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान देंगे आप, वन डाइन के लिए उसने बोला था हमें निकालने को आंसर, क्या कहीं भी ऑप्शन में लिखा है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर? कहीं भी ऑप्शन में है? पहली बात तो सिर्फ इन 2 ऑप्शंस में ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, बट वैल्यू तो डिफरेंट है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, एक में 10⁻³ है, एक में 10⁻³ है, तो दोनों गलत हो गए। ठीक है, अब ये दोनों गलत हो गए, अब क्या बचा उसके पास, किलोग्राम्स वाला ऑप्शन बचा है। तो अब हमने क्या करना है, अब ये दिमाग लगाया हमने कि यार ग्राम्स वाला आंसर तो नहीं हो रहा, अब जैसे तैसे करके इसको किलोग्राम्स में लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे, किलोग्राम्स में करें, किलोग्राम्स में, और इसका कन्वर्जन लेके आएंगे हम लोग इसमें मीटर्स में। अब बताओ जो 1000 ग्राम्स होते हैं कितना केजी होता है वो, 1 kg, 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg, 1 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट, 1/1000 kg, यानी कि क्या, 10⁻³ kgs। समझ आ गया, यानी कि 1 ग्राम में कितने केजी है, 10⁻³ kg। 100 सेंटीमीटर से क्या बनता है, 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर से कितना मीटर बनेगा, 1 सेंटीमीटर से 1/100 मीटर्स, यानी कि क्या, 10⁻² मीटर्स। ठीक है, सेकंड तो एज सच ही रहेगा, सेकंड को चेंज नहीं करना है क्योंकि वहां पे भी सेकंड है और यहाँ पे भी सेकंड है। सो 1 डायन इज इक्वल टू, 1 ग्राम को केजीज में लेके जाइए, 10⁻³ kg, सेंटीमीटर्स को मीटर में लेके आइए, 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -3 और -2 बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। क्या बना, ये तो 10th में पढ़ा है, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। क्या बना, 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻⁵ किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन, हो गया। खत्म, आंसर क्या है, डी। हमने आंसर निकालना है, बस मैच करने की कोशिश करनी है, आंसर हमारा आंसर आ गया। समझ आया कैसे किया है, उसने 1 डाइन बोला था कि सीजे सिस्टम में है, तो हमने सीजे सिस्टम में लिखा कि 1 डाइन क्या होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने ऑप्शंस चेक करने की कोशिश की, तो यार हमें कोई भी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 1 वाला नहीं मिला, 10⁻³ है और 10⁻³ है, तो हमने कहा भाई ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। उसके बाद सिर्फ ये 2 ऑप्शंस बचे, एक में उसने ग्राम्स को केजी में कर दिया और सारा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही रहा। तो अब अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो कंप्लीट कन्वर्जन करेंगे क्योंकि इससे आंसर नहीं निकलेगा, तो हमने ग्राम को केजी में किया और सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट किया, और जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास आ गया 1 डायन इज इक्वल 10⁻⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चले। ओके, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। Figure shown below gives the time versus position graph of 3 objects A, B and C. Which one of the following is the correct relation between the speeds VA, VB and VC respectively at any instant? Okay, fine. एक बार ध्यान से देखो ग्राफ को नोट करते हुए, ये इसकी y एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या दिया है उसने, टाइम। ये इसकी x एक्सिस है, इस पे क्या दिया है उसने, पोजीशन। लास्ट लेक्चर में जब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था, उसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट x बोल लो या फिर इसको s बोल लो, ये हमने कहाँ रखा था, x एक्सिस पे,
और टाइम कहाँ रखा था, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमने कहाँ रखी थी, वाई एक्सिस पे, और टाइम कहाँ रखा था, एक्स एक्सिस पे। याद आ रहा है, यही पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और हम क्या बोलते थे कि यहां से हम लोग थीटा निकाल के tan थीटा की वैल्यू करेंगे विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। कैसे निकालते थे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। जो एसटी ग्राफ की स्लोप थी वो हमें क्या देती थी, वेलोसिटी। याद आ रहा है, एसटी ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती थी, वेलोसिटी। तो जब हम ये निकालते थे तो परपेंडिकुलर क्या बनता था, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये बेस क्या बनता था, टाइम। ये आ जाता था हमारा, इससे हमारी वेलोसिटी निकल आती थी। उसने इस ग्राफ में क्या किया बच्चों, इस ग्राफ में टाइम वाई एक्सिस पे डाल दिया और पोजीशन एक्स एक्सिस पे डाल दी। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, इसमें भी कुछ गलत नहीं हुआ है। अभी बताते हैं क्या करना है आपको। ग्राफ में पहले वही चेक करते हैं। देखो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ पे भी tan थीटा ही लेंगे, मैं बताऊंगी कैसे। पहले आप लोग थीटा देखने की कोशिश करो। ये है थीटा ए, दिस इज थीटा बी एंड दिस इज थीटा सी, ठीक है। पहले चेक करो बड़ा कौन सा है। ये है थीटा ए, ये है थीटा बी और ये है थीटा सी। तो ये तो आपको पता लग गया, थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा बी, थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। सबसे छोटा कौन सा है, थीटा ए। अब जब हम लोग tan थीटा लेते थे तो हमारी परपेंडिकुलर बनती थी डिस्प्लेसमेंट और बेस बनता था टाइम। अभी यहाँ पे ऑपोजिट हो गया है। अगर यहाँ पे भी आप tan थीटा लेंगे, मान लीजिए अब tan थीटा ले रहे हैं, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या बन रही है आपकी, आपका tan थीटा अगर यहाँ पे कैलकुलेट करता है तो आपका परपेंडिकुलर क्या बनता है, ये टाइम, सॉरी परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, टाइम, और बेस क्या बन रहा है नीचे, पोजीशन यानी कि एक्स, या फिर इसको एस से डिनोट कर देते हैं। ये बन रहा है, ऑपोजिट हो गया, ये tan थीटा ऑपोजिट हो गया। अब ये क्या निकाल रहा है, s बाय टी तो v था हमारा, t बाय s क्या बन रहा है, 1 बाय v। s बाय टी हमारा क्या बन रहा था, v आ रहा था। यहां से चेक कर लो, अगर t ऊपर चला जाता है, ये v नीचे आ गया, मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये 1 बाय वी इज इक्वल टू टी बाय एस, ये बन रहा है ना। अभी हमारा क्या निकल रहा है, 1 बाय वी आ रहा है हमारा यहाँ पे। हमें 1 बाय वी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वी चाहिए। हमें क्या चाहिए, वी चाहिए। तो इसका मतलब क्या आ रही है ये वैल्यू क्या आ रही है, टी अपॉन एस 1 अपॉन tan थीटा आ रही है। क्या आ रही है, 1 अपॉन tan थीटा आ रही है। tan थीटा को हमने किससे लिंक किया था डायरेक्टली, tan थीटा को हमने डायरेक्टली किससे लिंक किया था बच्चों, वेलोसिटी से। जब हम लोग tan थीटा करते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू वी, वेलोसिटी करते थे। अब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, 1 अपॉन वेलोसिटी आ रही है। तो यानी कि अगर उसको थीटा की टर्म्स में हम लोग समझाएं तो क्या आ रहा है, 1 अपॉन tan थीटा आ रहा है। और 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, कॉट थीटा होता है। और एक थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ पे हमारा आ रहा है 1 अपॉन tan थीटा, कैसे, क्योंकि हमारा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, टी अपॉन एस आ रहा है, टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है डन। 1 अपॉन tan थीटा आ रहा है। अब जब ऐसा है, वन अपॉन tan थीटा आ रहा है विच इज इक्वल टू कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा जो है वो tan थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर tan थीटा की वैल्यू ज्यादा है तो कॉट थीटा कम है। ये समझ पा रहे हो आप,
ऐसे है, जहां जहां पे tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे cot थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अभी हमने क्या बोला कि जो थीटा सी है दैट इज मोर देन बी एंड इज थीटा बी इज मोर देन थीटा ए। तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, 1/tan थीटा सी। जब मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि थीटा सी इज मोर देन थीटा बी इज मोर देन थीटा ए, और मैंने आपको बोला कि जो थीटा है ये tan थीटा, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता रहेगा हमारा क्या क्या इंक्रीज होगी वैल्यू tan थीटा की। ये देखो ध्यान से, ये थीटा ए है, ये थीटा बी है और ये थीटा सी है। जब हम मेजर करते थे वैल्यू tan थीटा की, तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती रहती थी वैसे वैसे हमारा क्या इंक्रीज होता था, tan थीटा इंक्रीज होता था। अब tan थीटा में अगर थीटा सी इज मोर देन थीटा बी एंड थीटा बी इज मोर देन थीटा ए है, तो हमने ये बोला कि tan थीटा जो है वो cot थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर थीटा सी ज्यादा है, थीटा सी ज्यादा है तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, उसके ऑपोजिट वी ए इज मोर देन वी बी इज मोर देन वी सी। ये वी ए इज मोर देन वी बी इज मोर देन वी सी। क्यों होगा ऐसा, वी ए इज मोर देन वी बी इज मोर देन वी सी, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसने टाइम को यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया और पोजीशन को, आई एम सो सॉरी गलत हो रहा है, टाइम को उसने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया और पोजीशन को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। हम लोगों ने ग्राफ कैसा पढ़ा था पहले बच्चों, कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करते थे और टाइम हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते थे। तो जब हम यहाँ से थीटा मेजर करते थे यानी कि tan थीटा की वैल्यू लेके आते थे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी v की वैल्यू के। जैसे जैसे थीटा बढ़ता रहता है वैसे वैसे tan थीटा बढ़ता था और हम बोलते थे कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। याद आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने टाइम को यहाँ पे जब y एक्सिस पे रख दिया और पोजीशन को x एक्सिस पे रखा, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे तो हमारा पूरा फॉर्मूला बदल गया। हमारे पास वेलोसिटी निकालने के लिए क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से हमारे पास वेलोसिटी आती थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या बन रहा है, कि क्या बन रहा है, यानी कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट तो ये क्या बन जाएगा, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देख लो, ये लो दूसरा कलर, एक मिनट, हाँ ये जो ग्राफ हमने कल स्टडी किया, अगर इसके अकॉर्डिंग आप लोग टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर करते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया ये, तो ये क्या बन जाता है, कॉट थीटा ना, ये क्या बन गया, कॉट थीटा। और इसको कंपेयर करो आपस में, तो टाइम ऊपर आ रहा है बेस, और ये जो पोजीशन थी हमारा परपेंडिकुलर था ये नीचे आ रहा है, तो ये क्या वैल्यू मिल रही है एक्चुअल में हमें, यहाँ से tan थीटा नहीं मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है, कॉट थीटा मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, कॉट थीटा मिल रहा है, या फिर कह लीजिए 1/tan थीटा मिल रहा है। यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चों, 1/tan थीटा मिल रहा है। तो समझ आ गया, हमारा जैसे जैसे थीटा सी ज्यादा है मोर देन थीटा बी एंड मोर देन थीटा ए, उसके इनवर्स में हो जाएगी वेलोसिटी, जिसका थीटा यहाँ पे ज्यादा उसकी वेलोसिटी सबसे कम। समझ आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग tan थीटा नहीं cot थीटा निकाल रहे हैं, और cot थीटा की वैल्यूज ऑपोजिट रहती है हमेशा tan थीटा से। ठीक है, नेक्स्ट, a student measures certain lengths using a meter scale having a least count equal to 1 mm. Which one of the following measurement is more precise? वो क्या बोल रहा है, certain length उसने measure यूज करी मीटर स्केल यूज करके, जब मीटर स्केल से मेजर किया उसने, तो वो कहता है कि उस मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है, मतलब वो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकता है, वो छोटी छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकता है, दैट इज 1 mm।
क्या मेजर कर सकता है? 1 mm, उसका लीस्ट काउंट है ये 1 mm। तो बोलता है कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है, कौन सी मेजरमेंट वैल्यू जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है। अब हमने बोला था कि जो प्रिसीजन होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट काउंट, LC, LC इज फॉर लीस्ट काउंट। प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट, जितना कम लीस्ट काउंट उतनी ज्यादा प्रिसीजन। अब उसने आपको पहले ही बता दिया कि 1 mm की लीस्ट काउंट है उसकी, तो जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतनी ज्यादा प्रिसीजन होगी। अब मुझे प्रिसाइज बताना है ज्यादा, तो मुझे क्या करना है, जितनी जिसकी कम लीस्ट काउंट होगी उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। अब देखो यहाँ पे 29.07 है, बहुत बड़ी वैल्यू है। ये उससे भी ज्यादा बड़ी है 910 mm, ये उससे भी ज्यादा बड़ी है। अब आपके पास दो वैल्यूज बचती हैं, 0.925 mm एंड 0.50। अब मेरे को ये बताओ 1 mm के नियर बाय कौन सी वैल्यू है? 1 mm के नियर बाय 0.925, 1 mm के नियर बाय जो लीस्ट काउंट है वो कौन सा है? 0.925। 1 mm तो उसने बोला ही था, उसके नजदीक कौन सा आता है? 0.925। और अगर ये कम होगा ये लीस्ट काउंट तो प्रिसीजन ज्यादा होगी। समझ आया? 0.925 mm अगर ये लीस्ट काउंट होगा तभी प्रिसीजन ज्यादा होगी ना। उसने बोला ऑलरेडी कि लीस्ट काउंट उसका क्या है? 1 mm है। तो वो बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज। ज्यादा प्रिसाइज कैसे होगा? जितना कम लीस्ट काउंट हो जाएगा। 1 mm तो वो दिखा रहा था, उसके आसपास वाला नंबर चकना है वो आपने, 0.925 mm। ठीक है, नेक्स्ट। ओके गाइस, तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही था। मोशन इन 1D के कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, जहां पे हमने जो 3 इक्वेशंस लर्न की हैं उनको यूज करने की कोशिश की। कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन समझे, आज एक टैन थीटा और कॉट थीटा वाला ग्राफ समझा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि थीटा से हम लोग कैसे वी मेजर करते हैं। एसटी ग्राफ में जब हम लोग स्लोप चेक करते हैं एसटी की, तो हमें वेलोसिटी मिलती है। और अगर हमें नॉर्मल ऐसे ग्राफ दिया जहाँ पे हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी है, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे? थीटा चेक करते थे। थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि टैन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 90 तक टैन थीटा जो है वो पॉजिटिव रहेगा। आज क्या हुआ, उसने टाइम और पोजीशन की दोनों की प्लेसमेंट ही चेंज कर दी। टाइम को वाई एक्सिस पे ले आया और पोजीशन को एक्स एक्सिस पे डाल दिया। जब ऐसा हुआ तो हमारे पास जो टैन थीटा था दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो यहाँ पे अब थीटा क्या बन गया है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया, विच इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब हम यहाँ पे कॉट थीटा कैलकुलेट कर रहे थे, और जो कॉट थीटा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द थीटा। जैसे जैसे थीटा का एंगल बढ़ता है वैसे वैसे कॉट थीटा की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान से समझेंगे, जो नोट डाउन करना है उसे नोट डाउन करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।